अहमदाबाद के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने वायरलेस संदेश सुना कि लतीफ पुलिस हिरासत से भाग गया है। हालांकि अहमदाबाद अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। अहमदाबाद के लोगों को अभी तक लतीफ के फरार होने की खबर मिली नहीं थी। सुबह के 3 बजे होंगे, अहमदाबाद पुलिस कंट्रोल रूम का लैंडलाइन फोन बजने लगा। नाइट ड्यूटी ऑफिसर ने बोरियत से फोन उठाया और कहा, नमस्ते अहमदाबाद पुलिस कंट्रोल रूम। भले ही उसने बोरियत से फोन उठाया, लेकिन जो आदमी फोन पर जानकारी दे रहा था वह इतनी महत्वपूर्ण थी कि ड्यूटी ऑफिसर के चेहरे से बोरियत पूरी तरह उड़ गई। इधर फोन कट होते ही ड्यूटी ऑफिसर इमीडिएटली नोट लेकर वायरलेस ब्रॉडकास्टिंग रूम में पहुंच गए और करीब 1 मिनट बाद वायरलेस ब्रॉडकास्टिंग मैसेज शुरू हो गया। तुरंत क्राइम ब्रांच ने जवाब दिया। क्राइम ब्रांच के वायरलेस ऑपरेटर ने कहा कि वह मैसेज के लिए तैयार है। मैसेज आया, नरोदा क्रॉसिंग के पास एक शख्स हाथ में रिवॉल्वर जैसा हथियार लेकर वहां से गुजर रहे ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम तुरंत पहुंच गई नरोदा क्रॉसिंग। संभावना है कि यह लतीफ हो सकता है। यह संदेश मिलते ही लतीफ की तलाश कर रहा वह काफिला भी वहां पहुंच गया। जब क्राइम ब्रांच वहां पहुंची तो दरअसल एक शख्स हाथ में रिवॉल्वर लिए वहां से गुजर रहे ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूर से पुलिस की गाड़ियां आती देख वह अंधेरे में खुले मैदान में बाईं तरफ भागने लगा। इधर कच्ची सड़क पर पुलिस की गाड़ियां नहीं जा सकती थी, तो पुलिस के खूंखार जवानों ने भी हाथों में हथियार लिए जीप से कूद पड़े और उस आदमी के पीछे भागने लगे। जिस तरफ आदमी अंधेरे में भाग रहा था वहीं एक वीरान घर भी था। स्थानीय लोग इसे भूतिया बंगला कहते थे। जैसे ही पुलिस टीम नजदीक आई, शख्स ने पुलिस को रोकने फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई फायरिंग से लड़खड़ाते पुलिस जवानों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ओर से ढाई 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 गोलियों की बौछार शुरू हो गई। चारों तरफ धुआं धुआं फैल गया था और वह आदमी उस भूतिया बंगले में घुस गया और पोजीशन ले ली। अरे मामा, इस भूतिया बंगले में जो शख्स छिपा, अगर वो अब्दुल लतीफ है फिर तो आगे पूरा महाभारत होने वाला है, क्योंकि 2 दशक तक जिस आदमी ने पूरे गुजरात पर खौफ का साम्राज्य चलाया वह कोई और नहीं अब्दुल लतीफ ही था। एक शराब तस्कर से गैंगस्टर, गैंगस्टर से अंडरवर्ल्ड डॉन और फिर गुजरात राजनीति तक उसका सफर लाशों के ढेर से गुजरता है। आज हमारी एनकाउंटर स्पेशल सीरीज में बात गुजरात के अब तक के सबसे बड़े माफिया अब्दुल लतीफ की। कैम छो मजामा। अरे मामा, उस समय की बात है जब अहमदाबाद की कपड़ा मिलें फल फूल रही थी। जो भी अहमदाबाद आता था उसे रोटी और मकान दोनों मिल रहे थे, जिसके चलते किसी के मन में पैसा कमाने का कोई और ख्याल नहीं आया। लेकिन अहमदाबाद के दरियापुर में रहने वाले अब्दुल लतीफ के दिमाग में लगातार अमीर बनने का ख्याल सैलाब बनता जा रहा था। 1991 की बात है। वह काली रात थी जब गुजरात के अहमदाबाद के मुस्लिम बाहुल्य दरियापुर इलाके के माठ मोहल्ले में वहाब शेख के यहाँ अब्दुल लतीफ पैदा हुआ। मानो कोई 16 इस परिवार की गरीबी को मिटाने धरती पर आया था। पिता वहाब शेख तंबाकू बेचने का काम करते थे। उसी धंधे के दमखम पर उन्हें 7 बच्चों का पेट पालना था। पैसों की घर में भारी कमी थी। इस वजह से अब्दुल लतीफ स्कूल के बाद अपनी पढ़ाई जारी रख नहीं सका। उसने अपनी 12वीं तो खत्म की, लेकिन फिर पढ़ाई से नाता टूट गया। सबसे पहले अब्दुल ने अपने परिवार की मदद के लिए पिता के साथ ही बिजनेस करने का फैसला किया, पर अब्दुल को मन नहीं लग रहा था। उसे तो अमीर बनना था, गुजरात का सबसे बड़ा अमीर आदमी, वह भी जल्द। अभी तो उसने बमुश्किल 18 वर्ष पूरे किए थे। एक दिन उसने ईदगाह पुल के नीचे रोज इकट्ठा होने वाली भीड़ को देखा। भीड़ के बीच में एक आदमी कुर्सी पर बैठा था और उसके हाथों में पैसों की घड़ियां थी। ये साल होगा कोई 1978 का। वो आदमी था मंजूर अली, जिसका ईदगाह ब्रिज के नीचे कारोबार था। उसके पुलिस से अच्छे संबंध थे और वह पुलिस को अच्छा पैसा भी देता था। गुजरात में शराबबंदी के बावजूद अगर पुलिस से हफ्ता तय कर कोई कारोबार शुरू किया जाए तो उसे स्टैंड कहा जाता है। स्टैंड का मतलब है पुलिस से अवैध शराब का लाइसेंस
एक रोज अब्दुल लतीफ मंजूर अली के पास आया। मंजूर ने उसे काम दिया। यह अब्दुल लतीफ का शराब कारोबार में पहला कदम था। उसका काम मंजूर अली की दुकान पर आने वाले खरीदारों को शराब परोसना था। हालांकि लतीफ जन्म से मुस्लिम था, लेकिन उसका दिमाग वास्तव में एक व्यापारी का था। और बनिए लोग व्यापार में उस्ताद होते हैं, इसीलिए बाद में लतीफ के लिए कहा गया कि उसके पास दोनों चीज थी, बनिए का दिमाग और मियाँ भाई का डेयरिंग। धीरे धीरे लतीफ ने शराब के कारोबार को समझा। उसने गुजरात के बाहर शराब के रास्ते, पुलिस से तालमेल, स्थानीय नेताओं से दोस्ती के नेटवर्क को समझा। करीब 1 साल तक वह मंजूर अली के यहाँ काम करने के बाद खुद शराब बेचने लगा। वह हर दिन 2-5 बोतल शराब बेचता था। गुजरात को छोड़कर जहाँ शराबबंदी है, उन राज्यों में अगर कोई व्यक्ति शराब का कारोबार करता है तो उसे व्यापारी कहा जाता है, लेकिन गुजरात में कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, इसलिए उसे शराब तस्कर माना जाता है। लतीफ को एहसास हुआ कि भले ही पुलिस की किताब में उसका नाम शराब तस्कर के रूप में दर्ज किया गया हो, लेकिन इस 2 नंबर के धंधे को कारोबारी ही समझना चाहिए। धीरे धीरे शराब का धंधा जोर पकड़ने लगा और वह पुलिस के साथ मिलकर दरियापुर स्थित अपने ही घर के पास शराब का अड्डा लगाने लगा। उसके पास कोई खास जगह भी नहीं थी और शराब का ट्रक आए तो उसे रखने के लिए कोई गोदाम भी तो नहीं था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, उसका दिमाग एक व्यापारी की तरह था। तो सबसे पहले उसने अपने घर में स्थानीय लोगों को नौकरी देना शुरू किया। इससे कई लोगों के घर चलने लगे। तो धंधा भले शराब का था, लेकिन इसकी वजह से दूसरे घर का चूल्हा जल रहा हो तो इसका विरोध करने का सवाल ही पैदा नहीं होता रहे। उसने आसपास के आम आदमी के घरों को गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया। शराब के भरे ट्रक दरियापुर आते ही मिनटों में खाली हो जाते थे। वहाँ रहने वाले स्थानीय लोग 2-2 पेटी अपने घर में ले जाते और लतीफ उन्हें प्रतिदिन 100 रुपया देता था। उन दिनों 100 रुपया एक बड़ी रकम होती थी। उसके अलावा शादियों में मदद करना, किसी को पैसों की ज़रूरत है तो उसे पैसा देना। इस तरह लतीफ ने अच्छे काम कर अपने 2 नंबर के धंधे को लोगों की नज़र में अच्छा बना दिया था। वो यहाँ के लोगों के लिए मज़िया था। लोग अब उसे भाई कहने लगे थे। यही तो था उसका दिमाग। हिंसक आदमी के पास व्यापारी दिमाग देखना हो तो अब्दुल लतीफ को देख लेना। हिंसा के प्रति अब्दुल लतीफ का अलग ही रुझान था। उसकी आदतें, उसका गुस्सा उसे हिंसा की ओर धकेल रहा था। बस इसी वजह से कुछ समय बाद लतीफ ने शराब के साथ साथ हथियारों की स्मगलिंग भी शुरू कर दी। इसके साथ साथ फिरौती के लिए अपहरण वसूली जैसा काम भी लतीफ करने लगा और अब वह बन चुका था एक गैंगस्टर। अब्दुल लतीफ की एक बड़ी खासियत थी, वह कभी भी सामने से आकर हमला करने में विश्वास नहीं रखता था। उसका अपना तरीका था। वह छोटे छोटे गैंग में फुट डालता, फिर उनके साथियों को अपने साथ जोड़ लेता। उसने ऐसे कर अहमदाबाद से बाहर निकलकर पूरे गुजरात में अपना नेटवर्क मजबूत कर लिया था। 80 के दशक में लतीफ की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसके दुश्मनों की लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल हो गया था। दरअसल उस वक्त पूरे मुंबई में दाऊद गैंग और पठान गैंग के बीच भयानक गैंग वॉर चल रही थी। 1981-82 में पठान गैंग के अमीरजादा और आलमजेब ने दाऊद के भाई साबिर इब्राहिम को मौत के घाट उतार दिया। अब दाऊद इन दोनों के पीछे पड़ा तो ये दोनों अहमदाबाद आ गए और यहाँ दरियापुर में लतीफ ने इन दोनों को पनाह दी। जब ये बात मुंबई में दाऊद तक पहुंची तो दाऊद भी चौंक उठा कि भला हमसे बड़ा दुरम खान कौन पैदा हो गया रे। इस दुश्मनी का सबसे बड़ा रूप तब देखने को मिला जब लतीफ के गुंडों ने दाऊद को मारने की कोशिश की। असल में कोफे पैसा एक्ट के तहत दाऊद को साबरमती सेंट्रल जेल बंद किया गया था। एक दिन उसकी पेशी होनी थी, उसे वडोदरा की अदालत ले जाना था। अब्दुल लतीफ को इस बात की भनक लग गई तो उसने अपने गुंडों को पहले ही तैयार कर दिया और बीच रास्ते ही पुलिस की गाड़ी को रोक दिया गया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। उस फायरिंग में दाऊद तो बच गया, लेकिन उसके साथ 2 कैदी घायल हो गए थे। बस यहीं से दाऊद बनाम लतीफ की जंग तेज हो गई। अब एक तरफ उसकी ये जंग चल रही थी तो दूसरी ओर उसके गैर कानूनी धंधे और मुस्लिम इलाकों में गरीबों के लिए मसीहा बनने का काम भी चल रहा था। लेकिन उसी दौर में गुजरात में तख्ता पलट हुआ। कांग्रेस सत्ता में आई, अमर सिंह चौधरी मुख्यमंत्री बने और फिर कांग्रेस लतीफ के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। लतीफ के गुर्गे पकड़े गए, धंधा ठप कर दिया गया और अंत में लतीफ भी पकड़ा गया। लेकिन जेलवास के दौरान लतीफ की माँ और सास का निधन हो जाता है।
बावजूद लतीफ को जेल से बाहर नहीं निकलने दिया गया। इस बात से लतीफ ने ठान लिया, अब मैं भी राजनीति के अखाड़े में उतरेगा। 1987 में लतीफ जेल से अहमदाबाद कॉरपोरेशन का 5 वोट से चुनाव लड़ता है और सभी वोट से चुनाव जीतता है। अब चुनावी जीत से राजनीतिक रुतबा तो बढ़ गया, लेकिन दाऊद के साथ खूनी दुश्मनी ने कारोबार पर असर डालना शुरू कर दिया था। इसलिए 1989 में लतीफ और दाऊद की मीटिंग हुई दुबई में, जहां दोनों ने दुश्मनी भुलाकर दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाया। यहाँ तक तो ठीक चल रहा था, पर लतीफ एक गलती करता है। सब जानते हैं भारतीय राजनीति में पॉलिटिशियन और क्रिमिनल एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, या तो दोस्त बनते हैं या दुश्मन। ऐसा ही एक नेता था हंसराज त्रिवेदी, जिसे मारने अब्दुल लतीफ अपने आदमखोरों की पूरी फौज भेजता है। अहमदाबाद में एक क्लब है राधिका जिमखाना, जहां हंसराज त्रिवेदी अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रहा था। उसी वक्त लतीफ के गुंडे AK-47 से लेस वहां घुसते हैं, अंधाधुन गोलियां बरसाते हैं और इस शूटआउट में करीब 9 लोग मारे जाते हैं। बस यहीं से अब्दुल लतीफ के बुरे दिन शुरू हो गए थे। पहले जिसका पूरे गुजरात में खौफ था, अब पुलिस और एजेंसियां उसके पीछे लग गई थी। तब लतीफ के लिए सबसे बड़ी रुकावट बना कांग्रेस नेता रऊफ वलीउल्लाह। रऊफ किसी भी कीमत पर लतीफ को पकड़वाना चाहता था और लतीफ को यह मंजूर नहीं था। लतीफ ने रऊफ की सुपारी दी थी अपने भरोसेमंद रसूल पट्टी को। 9 अक्टूबर 1992 रऊफ वलीउल्लाह एक फोटोकॉपी की दुकान पर मौजूद था। तभी रसूल पट्टी के 2 शूटरों ने दिन दहाड़े कांग्रेस नेता को गोलियों से भून दिया। इस वक्त लतीफ दुबई में था, फिर वहां से पाकिस्तान गया, जहां दाऊद और टाइगर मेमन के साथ मिलकर भारत पर एक बड़े हमले की साजिश रची। ऐसे में अब्दुल लतीफ गुजरात ही नहीं, भारत में भी मोस्ट वांटेड बन गया था। हर तरफ उसकी तलाश की जा रही थी। फिर 1995 में अहमदाबाद के 2 व्यापारियों ने गुजरात STF को बताया कि लतीफ उन्हें धमकी दे रहा है, जान से मारने की बात कर रहा है। लतीफ की यह गलती उसकी आखिरी साबित हुई। अब तक एजेंसियां सोच रही थी लतीफ अभी भी पाकिस्तान में छिपा हुआ है, लेकिन उसकी फोन बूथ से की गई उस एक कॉल ने बता दिया कि वह कराची में नहीं बल्कि दिल्ली में है। लतीफ जब भी बात करता तो बार बार एक शब्द बोलता, ऐसा किया। इस वजह से पुलिस ने उसकी पहचान कर ली और आखिरकार दिल्ली में ही उसकी गिरफ्तारी हुई। 2 साल तक उसे जेल में रखा गया। और फिर हमने जहां से कहानी शुरू की थी, वह 29 नवंबर 1997 की रात थी। गुजरात क्राइम ब्रांच की गाड़ियां एक कतार में निकल गई। हालांकि इंस्पेक्टर तरुण बारोट और सहायक पुलिस आयुक्त NR परमार के अलावा किसी को नहीं पता था कि पुलिस का काफिला कहां जा रहा है। इंस्पेक्टर बारोट के बगल में बैठे लतीफ का चेहरा फीका पड़ चुका था। उसके जहन में भी एक बड़ी अनहोनी की आहट गूंज रही थी। उसे भी पता नहीं था उसे कहां ले जा रहे हैं। रात के 1 बज रहे होंगे। पुलिस की गाड़ियां अहमदाबाद के नोबेल थाना पर रुकी। वहां लतीफ को गाड़ी से उतारा गया और नोबेल पुलिस थाना में ले जाकर बेंच पर बिठाया गया। कुछ मिनटों बाद दोबारा जीप में चढ़ने की हिदायत मिलने पर लतीफ पुलिस के साथ जीप में चढ़ गया, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसका सोल बेंच पर रह गया। उसने हेड कांस्टेबल अखेराज गढ़वी, जो जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठने वाले थे, उनको चिल्लाकर बोला, अरे साहब, मेरी सोल थाने में रह गई। अखेराज गढ़वी थाने में गए, सोल लेकर वापस आए। उन्होंने जीप की खिड़की से लतीफ को सोल थमाते हुए कहा, ये ले रख ले सोल, यहीं तेरे साथ आएगी। यह वाक्य सुनकर लतीफ डर गया। काफिला निकल चुका था। लतीफ के दिमाग में विचारों का बवंडर शुरू हो गया। अचानक उसने इंस्पेक्टर बारोट का हाथ पकड़ लिया और दबी आवाज में पूछा, साहब क्या मेरा एनकाउंटर होने वाला है? बारोट भी स्तब्ध हो गए। लतीफ को कैसे पता चला? फिर बारोट बोले, नहीं रे, किसने बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन लतीफ अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसके सामने मौत नंगा नाच करती दिख रही थी। 2 दशकों का पूरा साम्राज्य तबाह होता दिख रहा था। अब तक रात के 2 बज चुके थे। क्राइम ब्रांच का काफिला अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास कोटरपुर वाटर वर्क के पास से गुजर रहा था। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। तभी 2 राउंड फायरिंग हुई। इस सन्नाटे के कारण रात को आवाज दूर तक सुनाई दी, लेकिन आसपास कोई इंसानी आबादी नहीं थी, इसलिए किसी को पता नहीं चला। अचानक सभी गाड़ियां रुक गई। सबसे आगे चल रही गाड़ी से ACP परमार तरुण बारोट की जीप के पास आए। तरुण बारोट ने अपनी जीप से वायरलेस सेट पर पुलिस कंट्रोल रूम को संदेशा भेजा।
कि वह कोटरपुर वाटर वर्क से गुजर रहे थे, तभी लतीफ ने टॉयलेट जाने के लिए गाड़ी रुकवाई और पुलिस को चकमा देकर रिवॉल्वर छीन कर फरार हो गया। इसके साथ पूरे अहमदाबाद में सारे कंट्रोल रूम की घंटियां बजने लगी। खूंखार लतीफ भाग गया है। पूरे शहर में नाकाबंदी लग गई। रातों रात सारी पुलिस फोर्स मैदान में उतर आई। लतीफ को नरोदा क्रॉसिंग के पास ट्रक रोकते हुए देखा गया और उसका पीछा हुआ और वह भूतिया बंगले में छिप गया, जहां चारों तरफ क्राइम ब्रांच और पुलिस का काफिला उसे निशाने पर लेकर खड़ा था और फिर धार 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 गोलियों की ऐसी बौछार हुई, अंधेरी काली रात भी उस दिन रोशन हो गई। फिर पुलिस टीम एक दूसरे को कवर देते हुए उस बंगले में पहुंचे जहां खून से लथपथ लतीफ पड़ा था। पुलिस ने उसके नजदीक जाकर उसकी दाहिनी कलाई की जांच की, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थी। 18 साल की उम्र में जिसने अपराध का आस सीखना शुरू किया, जो दाऊद से भिड़ गया, पूरे गुजरात को अपने कंट्रोल में लिया, वह शराब माफिया लिकर किंग अब्दुल लतीफ 47 साल की उम्र में एक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। तो मेरे वीरों, ये थी गुजरात के अब तक के सबसे बड़े माफिया के उदय से लेकर एनकाउंटर तक की पूरी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।